This video we are going to discuss about the GATE Physics 2013 मैथमेटिकल फिजिक्स के सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। सो इफ f of x is symmetric periodic potential of x, that is f of x is equal to f of minus x, then in general the Fourier series of the function f of x will be of the form। ठीक है, यहाँ पे गिवन है कि अगर ये जो फंक्शन है f of x वो सिमेट्रिकल है, यानी कि ये इवन फंक्शन है, तो हमारा फोरियर सीरीज का एक्सपेंशन यहाँ पे क्या होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर फोरियर सीरीज हम एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसका क्या होता है इक्वेशन a नॉट अपॉन 2 प्लस ये हो गया n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू कुछ इस तरह होता है। दिस इज f ऑफ x नॉट f ऑफ z, ओके, दिस इज f ऑफ x। और ये हो गया an cos nx प्लस bn sin nx। हमारा 0 से 2 पाई तक का लिमिट गिवन है, तो ये हो गया 1 अपॉन पाई 0 टू 2 पाई, ये हो गया f ऑफ x इंटू डी एक्स। उसी तरह यहाँ पे an का वैल्यू क्या होगा, an का होगा 1 अपॉन पाई 0 से 2 पाई f ऑफ x cos nx dx। उसी तरह फिर bn का वैल्यू क्या होगा 1 अपॉन bn 1 अपॉन पाई 0 से 2 पाई f ऑफ x, ये हो गया साइन nx dx। ये सारा वैल्यूज होता है फोरियर सीरीज में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर जो हमारा पोटेंशियल, अगर जो हमारा फंक्शन गिवन है f ऑफ x है वो अगर सिमेट्रिक है तो क्या होगा। अब देखिए ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो हमें गिवन है, ये f ऑफ माइनस एक्स जो होता है इसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। ठीक है, तो इवन फंक्शन में क्या क्या होगा, तो इवन फंक्शन में क्या होगा, ये जो फंक्शन है वो तो हमारा इवन हो गया, और साइन nx जो होता है वो होता है ऑड फंक्शन। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है, इवन इंटू ऑड जो है इसका वैल्यू आ जाएगा 0। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अगर हम ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स को, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी लिमिट गिवन नहीं है, डी एक्स का इंटीग्रेशन हम करना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0 इफ ऑड फंक्शन। ठीक है, और हो जाएगा 2 0 से पाई का लिमिट इफ इवन फंक्शन। ठीक है, ये हो गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये कुछ इस तरह का वैल्यू हमें मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो है वो इवन है और ये ऑड है, तो ये बी एन का जो वैल्यू होगा, देयरफॉर बी ऑफ एन इज इक्वल टू 0, और कॉस का वैल्यू हमें मिलेगा। ठीक है, ये ए एन का वैल्यू भी हमें मिलेगा क्योंकि ये इवन फंक्शन है और ये भी इवन फंक्शन है। ठीक है, और ये तो इवन है ही, तो इसका भी वैल्यू हमें मिल जाएगा और इसका भी वैल्यू मिल जाएगा। तो फोरियर सीरीज क्या बन जाएगा, देयरफॉर फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज हमें क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2, ये वैल्यू मिला ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 ए एन कॉस एन एक्स। ठीक है, तो बी एन 0 हो गया तो ये पूरा क्वांटिटी चला गया, तो ये जो फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया वो हो गया हमारा इवन फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये हो गया हमारा दिस वन। ठीक है, बी नंबर जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बाई 2 है, लिमिट यहाँ पे जिस तरह से भी ले सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी लिया गया है, सो ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे a0/2 नहीं भी आ सकता है क्योंकि ये लिमिट उस तरह से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। So our next question is the number of distinct ways of placing 4 indistinguishable balls into 5 distinguishable boxes is। ठीक है, कितने वेज में हम 4 इनडिस्टिंग्विशेबल बॉल को 5 डिस्टिंग्विशेबल बॉक्सेस में रख सकते हैं। ठीक है, कितने वेज में पूछा गया। तो यहाँ पे कितना बॉल्स है, यहाँ पे 4 इनडिस्टिंग्विशेबल बॉल है और 5 जो है वो हमारा डिस्टिंग्विशेबल, 1 2 3 4 5, हाँ 5 जो है वो डिस्टिंग्विशेबल बॉक्सेस है। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज, दिस इज डिस्टिंक्ट वेज ऑफ प्लेसिंग, distinct ways of placing 4 distinguishable, this is distinguishable, this is BLE, okay, distinguishable balls
into 5 distinguishable, this is 4 indistinguishable balls into 5 distinguishable boxes is, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारा कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन आई इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। ये 4 हमें गिवन है, और जो डीजेनरेसी होगा यहाँ पे, डीजेनरेसी इज इक्वल टू 5 बॉक्सेस में रखना है, तो ये जी आई इज इक्वल टू 5 हो गया, और ये एन आई इज इक्वल टू 4 हो गया। अब यहाँ पे इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो गया एन आई प्लस जी आई माइनस 1 सी एन आई, ठीक है। ये देखिए इतने में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये हमारा टोटल है, तो इसका वैल्यू कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया 4 प्लस 5 माइनस 1 एंड सी, और यहाँ पे टोटल जो हमारा पार्टिकल्स है वो कितना है 4, तो इसका वैल्यू क्या मिल गया हमें, दिस इज 8C4। अब इसका अच्छे से वैल्यू हम पुट करते हैं, देखिए होगा 8 फैक्टोरियल, और ये हो गया 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आ गया 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया। अब इसका वैल्यू हमें कितना मिल गया, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद जो आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज मिलेगा वो हो गया 70 वेज। तो 70 तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस 5 डिस्टिंग्विशेबल बॉक्सेस में, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फोरियर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म से, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन अभी हमने कर लिया, अब हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ टी एंड इट्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये हमें फाइंड करनी है, तो चलिए एक एक ऑप्शन हम चेक करते जाते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज, ये ऑप्शन हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो एफ ऑफ टी यहाँ पे क्या गिवन है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, दिस इज डिराक डेल्टा फंक्शन एंड दिस इज टी माइनस जीरो, यहाँ पे माइनस जीरो इसका वैल्यू है, ठीक है। अब हम इसका अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, दिस इज डेल ऑफ टी इज इक्वल टू, क्या होता है वैल्यू, जीरो से इन्फिनिटी हम लेते हैं, और यहाँ पे जो भी हमारा एफ ऑफ टी फंक्शन होता है वो हम यहाँ पे रखते हैं, और ये होता है माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी, ठीक है। तो इसका वैल्यू अब हम यहाँ पुट करेंगे, जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी यहाँ पे क्या गिवन है, डिराक डेल्टा फंक्शन, एंड दिस इज ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। अब यहाँ पे ये जो है ये माइनस, ये टी माइनस जीरो का फॉर्म है, देयरफॉर टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, डिराक डेल्टा फंक्शन जो प्रॉपर्टी होता है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया, ई टू द पावर माइनस जीरो, ठीक है। तो ई टू द पावर जीरो कितना हो गया 1, सो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। तो चलिए बी ऑप्शन देखते हैं, बी हो गया एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो इसका इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये हम कुछ इस तरह लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमें, ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और इसका जो लिमिट होगा वो होगा 0 टू इन्फिनिटी, और इसका वैल्यू हमें कितना मिल गया, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस एस माइनस ई टू द पावर माइनस जीरो अपॉन माइनस एस, तो ये वैल्यू हमें कितना मिल गया, ये वैल्यू हमें मिल गया 1 अपॉन एस। तो ये जो वैल्यू है वो भी करेक्ट है, यहाँ पे हमें नॉट करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, दिस इज साइन के टी, ठीक है, साइन के टी इज इक्वल टू, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे के स्क्वायर, नो दिस इज नॉट के स्क्वायर, के अपॉन एस स्क्वायर प्लस दिस इज के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा
80 होता है, ठीक है। जैसे कि साइन 80 फॉर्मूला हम याद करते हैं, तो ए जो है वो ऊपर आता है और एस स्क्वायर प्लस यहाँ पे होता है ए स्क्वायर, सो यहाँ पे हो गया एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ऊपर में एस है, ठीक है, तो यहाँ पे के होना चाहिए, तो ये हो सकता है कि ये करेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब चलिए ये वाला भी देख लेते हैं। सो डी ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन में है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी इंटू ई टू द पावर के टी, ठीक है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे, जिसमें कि हम देखते हैं, देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ई टू द पावर बी टी इंटू यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे जैसे कि साइन ए टी है, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है ए अपॉन एस माइनस बी, ये जो b है वो यहाँ पे s माइनस बी हो जाता है प्लस ए स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो s जो है, जो भी हमारा फोरियर लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है उसमें हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे k है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए, तो ये हो जाएगा लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ये डी ऑप्शन है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू ई टू द पावर ए टी, ये हो गया हमारा इज इक्वल टू लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ s टेंड्स टू s माइनस के, ठीक है। s के बदले हम s माइनस के लिखेंगे, तो ये हो गया 1 अपॉन s माइनस के का होल स्क्वायर। तो ये ऑप्शन भी हमारा मैच कर गया, ठीक है, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन नॉट ट्रू है, नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इफ ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर्स, ठीक है, पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि ए और बी जो है वो हमारा कांस्टेंट वेक्टर्स है, देन ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट बी क्रॉस आर वेक्टर इज, इसका वैल्यू क्या होगा, चलिए अब फाइंड करेंगे। यहाँ पे ए एंड बी इज कांस्टेंट वेक्टर्स, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, दिस इज 27, क्वेश्चन 27, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हो गया, अगर ये इक्वेशन हमें गिवन है ए डॉट बी क्रॉस आर, ये हमें गिवन है ए डॉट बी क्रॉस आर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको दूसरे फॉर्म में लिखेंगे, ये फॉर्म हो जाएगा हमारा ग्रेडियंट ऑफ आर डॉट ए क्रॉस बी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी जो हम किए हैं, यहाँ पे ए जो है वो कांस्टेंट वेक्टर है और बी भी जो है वो कांस्टेंट वेक्टर है, देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो इक्वल टू कांस्टेंट वेक्टर, तो इसका जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो भी एक कांस्टेंट वेक्टर ही होगा, ठीक है। सो इसका इक्वेशन अब क्या बन जाएगा, ये देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ आर वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी, ये एक अनदर फॉर्म हम यहाँ पे लिख दें। अब यहाँ पे हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि इसका लेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर, ये कांस्टेंट वेक्टर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए नॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इस तरह से हम लिख सकते हैं, जस्ट ये कंसिडर किया है मैंने। और आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी गिवन नहीं है कि आर जो है वो कांस्टेंट वेक्टर है, तो वो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये वैल्यू हो जाएगी, ओके। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए ये हो गया ग्रेडियंट ऑफ आर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इस तरह से हम लिख सकते हैं, तो आर डॉट ए वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स ए नॉट प्लस वाई ए नॉट प्लस जेड ए नॉट, ठीक है, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। अब हम इसका ग्रेडियंट करेंगे, तो ग्रेडियंट ऑफ आर डॉट ए इज इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप del upon del z, and this is x a naught plus y a naught plus z a naught. So value of this equation is, ये हो गया हमारा x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ये बचेगा a नॉट आई कैप प्लस a नॉट जे कैप प्लस a नॉट के कैप, ठीक है, ये ए वेक्टर के इक्वल आ रहा है। अब ये जो क्वांटिटी है वो ए वेक्टर के इक्वल आ रहा है, इसलिए ये जो क्वांटिटी होगा
वो इक्वल आएगा ए क्रॉस बी के इक्वल, ठीक है। So the correct option for this quantity is A cross B, which is ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का। अब चलिए देखते हैं 28 क्वेश्चन नंबर क्या है। गामा ऑफ n प्लस 1/2 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि इसका वैल्यू क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन भी। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फॉर n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 हमारा क्या होता है, गामा, यहाँ पे n अगर हम 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे गामा का वैल्यू, गामा के अंदर कौन सा क्वांटिटी आएगा, देखिए गामा 1/2, ये हो गया रूट पाई, इसका वैल्यू होता है रूट पाई। और n इज इक्वल टू 1, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, गामा दिस इज 3/2 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू होता है 1/2 गामा 1/2, और इसका वैल्यू होगा 1/2 इंटू रूट पाई, ठीक है। अब फॉर n इज इक्वल टू 2 हम क्या लेंगे, गामा क्या हो जाएगा 5/2, इसका वैल्यू होगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट, दिस इज गामा, नो दिस इज नॉट रूट, दिस इज गामा, ओके, दिस इज स्ट्रेट लाइन, ये हो गया 1/2। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, देखिए ये इसका वैल्यू आ गया 3/4 इंटू रूट पाई, दिस इज रूट पाई बस, बट दिस इज गामा। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे सेटिस्फाई हो रहा है जो इक्वेशन होगा, सारे में हम पुट कर करके देखेंगे। तो इसमें जब हम पुट करेंगे, ये जब हम सी ऑप्शन में जब हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया 2/0 का फैक्टोरियल 1, एंड 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, और ये आ जाएगा हमारा 1/2, एंड दिस इज 1/2 का गामा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, रूट पाई, ये वैल्यू सिर्फ बच जाएगा, ओके। उसके बाद फिर हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो फिर हमें ये वैल्यू मिलेगा। फिर n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे उसी सी इक्वेशन में, तो हमें ये वैल्यू मिलेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑल दीज satisfy the form given in option सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी में जो भी हमारा इक्वेशन हम पुट कर रहे हैं, जो भी हम n का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये ही सिर्फ सेटिस्फाई हो रहा है। बाकी आप पुट करके भी देख सकते हो कि ये वाला जब आप पुट करोगे तो कौन सा वैल्यू मिलेगा। तो ये वाला वैल्यूज अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41। Function f of z is equal to 16z upon z plus 3z minus 1 का whole square. The residue at pole z is equal to 1 is. Your answer should be an integer. ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो फंक्शन गिवन है उसमें जो z इज इक्वल टू 1 पोल जो है उसका रेसिड्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ये f ऑफ z हमें क्या गिवन है, f ऑफ z is equal to 16z upon z plus 3 and this is z minus 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें इसके कोरिस्पॉन्डिंग रेसिड्यू निकालना है। तो हम इसके कोरिस्पॉन्डिंग रेसिड्यू कैसे निकालेंगे, देखिए अगर सिंपल पोल होता है तो उसका एक अनदर रेसिड्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर पोल हमारा ऑर्डर किसी ऑर्डर का है, जैसे कि ये कैसे कितना है, दिस इज सेकेंड ऑर्डर पोल, ठीक है, एट z इज इक्वल टू 1। तो एट z इज इक्वल टू 1 ये सेकेंड ऑर्डर पोल है। तो इसका अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें, यहाँ पे मैं लिखती हूँ जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि इफ z इक्वल टू a इज पोल ऑफ ऑर्डर m, then रेसिड्यू
रेसिड्यू इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू a 1/m-1 का फैक्टोरियल, ये हो गया d m-1 एंड दिस इज डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z m-1 और यहाँ पे क्वांटिटी हमारा होगा z-a का m पावर n f ऑफ z। सो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है जब हमारे पास कोई भी ऑर्डर का पोल होता है, ठीक है। तो हम ये अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारा क्या इक्वेशन निकल के आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज इक्वल टू 1। कैसे करेंगे हम, देखिए ये इक्वल टू आ जाएगा 1/2 - 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे m का वैल्यू कितना है, 2 है, तो ये हो गया m-1 का फैक्टोरियल और हम इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो गया d/dz। यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 1 हो गया, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, ये हो गया z-1 का होल स्क्वायर और f ऑफ z का वैल्यू क्या था 16z/z प्लस 3, ये हो गया z-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है z के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे ये f ऑफ z है और ये z-a टू द पावर m जो है वो ये क्वांटिटी है, ठीक है, z-1 होल टू द पावर 2। तो अब इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 1, ठीक है, ये यहाँ से हट गया, ये हो गया d/dz। अब देखिए ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमें कितना मिल जाएगा, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। तो d/dz ये हो गया 16z/z प्लस 3, ठीक है, z प्लस 3 हमें मिल गया, हाँ z प्लस 3। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, देखिए इसका डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह हो जाएगा d/dz, ये जो है वो बाहर आ जाएगा, ये हो गया z प्लस 3 और ये हो गया 16z माइनस 16z d/dz z प्लस 3 होल टू द z प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। u/v का हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं, तो इसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा, ये देखिए। अब इसका वैल्यू हो गया, दिस इज इक्वल टू वैल्यू इज z प्लस 3, ये हो गया 16 माइनस 16z इंटू 1, ठीक है। ये वैल्यू हमें मिल गया, ये हो गया z प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो गया 16z, ये 16 3 इंटू 48 माइनस 16z अपॉन z प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया तो इसका वैल्यू क्या मिला 48 अपॉन z प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लिमिट क्या था, लिमिट है z इज इक्वल टू 1 पे, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे एट z इज इक्वल टू 1। तो अब हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा, ये हो गया 48 अपॉन 1 प्लस 3 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48 अपॉन 16, ये कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 3। तो जो वैल्यू हमें मिला वो हो गया 3, ठीक है। इंटीजर बोला था इसलिए यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गया 3 और ये क्वेश्चन जो हमारा है वो सॉल्व हो गया। अब चलिए ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी स्पेस है। तो इसमें बोल रहा है द डीजेनरेट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ पे डीजेनरेट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है। डीजेनरेट आइगन वैल्यू मतलब कि दो आइगन वैल्यू जो है वो है हमारा सेम, तो ये हमारा कुछ इस तरह का मैट्रिक्स है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म से भी कर सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है। और ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है।
तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखिए 4 + 4 + 4, ये हो गया हमारा 12। तो अब हम ऐसा कौन सा क्वांटिटी लेंगे जिसका कि जो सम है वो हमारा 12 आ जाएगा, और जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो अगर हम λ1, λ2, λ3 ले रहे हैं तो इसका जो सम होगा λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, ये होगा हमारा सम ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। उसी तरह इसका अगर हम प्रोडक्ट लेंगे λ1 इंटू λ2 इंटू λ3, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो अब हम यहाँ पे किस तरह का तीन इंटीजर लेंगे जो हमारा ट्रेस और डिटर्मिनेंट को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम लेते हैं λ1 इज इक्वल टू 5, λ2 इज इक्वल टू 5, ये हो गया हमारा डीजेनरेट आइगन वैल्यू। ठीक है, दोनों सेम आइगन वैल्यू है। और λ3 इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो तीनों का सम क्या होगा 12, और तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा 50। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो डीजेनरेट आइगन वैल्यूज होगा वो हो जाएगा λ1 इज इक्वल टू 5, λ2 इज इक्वल टू 5 एंड λ3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, λ इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर निकल के आ गया क्वेश्चन नंबर 42 का। ठीक है, तो डीजेनरेट पूछा है, तो यहाँ पे अगर नॉन डीजेनरेट पूछता तो हम यहाँ पे λ इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। यहाँ पे डीजेनरेट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स पूछा है, λ इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, दिस चैनल, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।